तो आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैट्रिसेस, ठीक है, जो कि आपका 3rd चैप्टर है। तो अगर इसकी हम बात करें कि ये एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आता है, तो कौन सा हमारा मैट्रिसेस चैप्टर है वो अलजेब्रा वाले पोर्शन में आता है। किस में आता है? अलजेब्रा वाले पोर्शन में, ठीक है। तो कौन सा हमारा अलजेब्रा है, ये 10 मार्क्स का आता है। तो अलजेब्रा में हमारे 2 चैप्टर हैं, सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं। पहला है हमारा मैट्रिसेस, ठीक है, और दूसरा है हमारा डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये दोनों चैप्टर बहुत मिलते जुलते हैं, काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं इन दोनों चैप्टर में, ठीक। तो हमारा अलजेब्रा 10 नंबर का आता है, उसमें 2 चैप्टर हैं, पहला मैट्रिसेस और दूसरा डिटर्मिनेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 5 मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, यानी कि 50% इसका और 50% इसका, किसमें? 10 नंबर में, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी मार्क्स की बात कि ये कितने नंबर का आता है। अगर इसके बाद हम बात करें कि मैट्रिसेस होता क्या है, यानी कि कुल मिला के मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और हम मैट्रिक्स की बात करें तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं, कैसे हम एक एग्जांपल लें, रवि हैज़ 2 पेन्स, ठीक है, रवि के पास 2 पेन हैं। तो इसको मैं लिख दूं इस ब्रैकेट में 2, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। कई बार हम कुछ भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, वैसे हमने इसे एक ब्रैकेट में लिख दिया। अगर इसके बाद मैं बात करूं कि रवि के पास पेन भी है और नोटबुक भी है, कैसे मैं लिखूं? रवि हैज़ 2 पेन एंड 5 नोटबुक, 5 नोटबुक्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 और 5। तो पहले वाला हमें बताएगा पेन कितने हैं रवि के पास, दूसरा वाला बताएगा हमें कितनी नोटबुक्स हैं रवि के पास, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल और लें, मैं आपसे कहूं रवि हैज़ 2 pens and 5 notebooks, and Sunil has 5 pens and 3 notebooks, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है? रवि हैज़ 2 पेन्स एंड 5 नोटबुक्स एंड सुनील हैज़ 5 पेन्स एंड 3 नोटबुक्स। तो इसको अगर हम टेबल में लिखें ब्रैकेट्स में कुल मिला के, तो ये हमने ब्रैकेट्स बना लिया। तो पहले वाला हमें पेन बताएगा, दूसरा वाला नोटबुक बताएगा। तो रवि के पास 2 पेन है और 5 नोटबुक हैं, सुनील के पास 5 पेन है और 3 नोटबुक्स हैं, ठीक है। तो ये रवि का हो गया और ये सुनील का हो गया, ठीक है। तो ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया डाटा। तो डाटा को इस ब्रैकेट में लिखने को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें जिसमें 9 एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के, ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट थे, 1 2 3 4। हमने एक एग्जांपल लिया मैट्रिक्स का जिसमें 9 एलिमेंट है, तो ये हमने एक मैट्रिक्स बनाई। मैट्रिक्स बनाने का ये तरीका होता है, यानी कि 2 हमने वर्टिकल लाइन खींची और सिरों से उनको दोनों को मोड़ दिया, तो ये हमारी क्या होगी? मैट्रिक्स का बॉक्स हो गया। इसमें हम अब एलिमेंट्स लिख सकते हैं। कैसे हम इसमें एलिमेंट्स भरें? 2 7 9 11 14 6 3 1 8, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स होगी, इसमें 9 एलिमेंट है,
अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स में होता क्या क्या है, मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। और हम ये देखें तो मैट्रिक्स में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और वर्टिकल्स भी लाइन है, ठीक है। और कौन सी हमारे पास 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पहली ये है और ये दूसरी और ये तीसरी, तो इन्हें हम रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज। तो कौन सी हमारा पहली रो होगी, ठीक है, रो को हम डिनोट करते हैं R से, तो पहली रो को हम R1 कह देंगे और दूसरी रो को R2 और लास्ट वाली को R3, ठीक है। ये तो होगी हमारी रो की बात, यानी कौन सी वर्टिकल लाइन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रोज। और कौन सी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल्स, हमारी हॉरिजॉन्टल्स में भी हमारे नंबर लिखे हुए हैं, सो ये वर्टिकल्स, ठीक है। कौन सी हमारी वर्टिकल्स लाइन है, इनको हम कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। कैसे? हमारी पहला कॉलम हो गया, दूसरा और ये थर्ड वाला कॉलम हो गया। तो कॉलम को हम डिनोट करते हैं C से, तो पहली वाले को हम C1 कह देंगे, दूसरे वाले को हम C2 कह देंगे और लास्ट वाले को हम C3 कहेंगे, ठीक है। तो हम कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें रो कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारी बात होगी रो और कॉलम की। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं M क्रॉस N। M क्रॉस N। तो कौन सा M होता है वो हमें बताता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और N बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर इसका हमने ऑर्डर लिखना है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। इस वाले का हम ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इसका होगा 3 क्रॉस 3। इसमें 3 ही कॉलम है और 3 ही हमारी रोज है, ठीक है। तो इसका कितना होगा? 3 क्रॉस 3। M हमारा रोज को बताता है और N कॉलम को, ठीक है। इसको हम इस जगह भी लिखते हैं, 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात होगी कि हम रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं और हमारा ऑर्डर्स क्या होता है ऑफ मैट्रिक्स का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स की बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन करो। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो किसी भी मैट्रिक्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। तो एक शॉर्ट फॉर्म में होता है, हम इसे एक्सटेंड करके लिखते हैं इन जनरल टर्म में। तो कैसे? मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज M क्रॉस N, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसको हम 2 तरीके से लिखेंगे। तो पहला तरीका क्या होगा कि हम लिखेंगे A इक्वल टू AIJ, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है? M क्रॉस N, ठीक है। पहला तो हो गया शॉर्ट फॉर्म में, तो कौन सा IJ है ये इसकी लोकेशन बताएगा, ये किस जगह ये एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट किस जगह है, ठीक है। और इसी को हम एक्सटेंड करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखो, हम लिखेंगे A इक्वल टू, तो कैसे पहला एलिमेंट होगा तो I की वैल्यू 1 होगी और J की, यानी I बताएगा रो नंबर और J बताएगा कॉलम नंबर। कौन सा कॉलम नंबर है? I क्या बताता है? रो नंबर, और J हमें कॉलम नंबर बताता है। तो कैसे हम पहला एलिमेंट लिख रहे हैं तो पहली रो का पहला ही कॉलम वाला एलिमेंट है, यानी कि A11, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1, ठीक है। इसी तरीके से ये हो जाएगा A12, पहली रो का दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट, कॉलम दूसरा हो गया। ये हो जाएगा A13, ठीक है, पहली रो का तीसरे कॉलम वाला एलिमेंट। ऐसे हम आगे तो जाते जाएंगे तो ये आ जाएगा A1n, ठीक है। यानी कुल मिला के इसमें n कॉलम है। कितने कॉलम है? n। तो पहली रो का n कॉलम वाला एलिमेंट, ठीक है। यानी पहली रो का लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा? n कॉलम वाला, क्योंकि n ही कॉलम इसमें है, ठीक है। तो आगे हो जाएगा A21, ठीक है, दूसरी रो का पहले कॉलम वाला एलिमेंट, तो ये हो जाएगा A22, ठीक है, A23। ऐसे हम चलते जाएंगे तो ये हो जाएगा A2n, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा A31,
A32 A33, तो ये हो जाएगा A3N। ठीक है, तो ऐसे जब हम नीचे आएंगे तो ये हमारे पास होगा AM1। AM1 का मतलब लास्ट वाली कॉलम रो। इसमें कितनी रो है हद से हद? M रो है ना, M रो से आगे तो नहीं जा सकते। तो M रो वाला का पहले कॉलम का एलिमेंट है, कॉलम ये पहला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा AM2 AM3, ऐसे चलते जाएंगे तो ये हो जाएगा AMN। ठीक है, लास्ट रो का लास्ट कॉलम हो जाएगा, ये लास्ट ही कॉलम और लास्ट ही रो है, तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा? AMN। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना है? M क्रॉस N। ठीक है, अगर हमने इस तरीके से लिखा है तो हम लास्ट वाले एलिमेंट से भी पता कर सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है, क्योंकि लास्ट वाले एलिमेंट के साथ ही हमारा ऑर्डर भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो हम इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, क्या? पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं इसी पे ही। ठीक है, इसी पे ही हम कुछ इसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसे पहले पॉज करके नोट डाउन करो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रखा है और उसके बाद हमें एलिमेंट की डेफिनेशन दे रखी है कुल मिला के Aij इक्वल टू 1/2 i - 3j। ठीक है, कुल मिला के इससे हम एलिमेंट फाइंड करेंगे और वो हमें ऑर्डर दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो एलिमेंट हम फाइंड कैसे करेंगे? हमें पता है कौन सा i है, वो हमें बताता है नंबर ऑफ रो, और j हमें बताता है नंबर ऑफ कॉलम। कौन से, यानी कि रो का एलिमेंट और कौन सी कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो कैसे हमें पहली रो वाला पहले ही कॉलम का एलिमेंट निकालना है, तो हम कर देंगे A11, यानी i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1 ले ली हमने, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो i की वैल्यू 1 है, -3 × 1, तो ये कुल मिला के -2 बचेगा। तो -2 बचेगा तो -2/2, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पहली रो वाला दूसरा एलिमेंट निकालना है, तो A12 हो जाएगा। फिर A12 इक्वल टू 1/2 1 - 3 × 2, तो ये -5 बचेगा कुल मिला के, यानी 6 है, माइनस का और प्लस का 1 है, तो -5/2 हो जाएगा ये। और इसके बाद इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम है, तो i की वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो फिर हमें दूसरी रो लेनी पड़ेगी और पहला एलिमेंट A21 निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 2 - 3 × 2 3 × 1। ठीक है, तो ये बचेगा -1, तो -1/2, तो A22 1/2 2 - 3 × 2, ये 6 हो जाएगा, -6 और प्लस का 2 -4/2, यानी कि -2 हो जाएगा हमारा कुल मिला के। तो अब 3 हो जाएगा, A31 यानी 1/2 3 - 3 × 1, यानी कि कुल मिला के 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा एलिमेंट 0 आ जाएगा। A32 निकालेंगे जब हम, तो 1/2 3 - 3 × 2, तो ये 6 हो जाएगा। तो 3 यानी कि माइनस का 3/2 आ जाएगा हमारा लास्ट वाला एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम इसमें देखें तो ये पहले रो के एलिमेंट होंगे, क्योंकि पहली वाली 1 1 है। ठीक है, और ये दोनों दूसरी रो के एलिमेंट होंगे और ये तीसरी रो के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो हम अगर ये निकालें हमारी मैट्रिक्स, तो हमारी मैट्रिक्स आने वाली है, पहली रो के एलिमेंट कौन से हैं? ये और ये, यानी कि -1 और -5/2। अब दूसरी रो के एलिमेंट -1/2 और -2, और तीसरी रो के एलिमेंट 0 और -3/2। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन करो। इसके बाद हम आगे देखते हैं।
तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा आता है? कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो आपको यहीं से अंदाज़ा हो गया होगा कि कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है। हम कॉलम मैट्रिक्स उसे कहते हैं सिर्फ जिसमें एक ही कॉलम हो, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो कैसे हम लिखते थे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता था? m क्रॉस n, ये होता था ना। तो अगर यहीं हम लिखें ऑर्डर ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स, तो वो हमारा होता है m क्रॉस 1, यानी कि n की वैल्यू हमेशा 1 रहती है कॉलम मैट्रिक्स में। n की वैल्यू हमेशा 1 रहती है कॉलम मैट्रिक्स में, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है। अगर इन जनरल टर्म में हम लिखें तो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू Aij m क्रॉस 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसके हम कुछ एग्जांपल लें कॉलम मैट्रिक्स के, तो हम सबसे पहले लेंगे 1 क्रॉस 1 का। तो मान लो जैसे हमने यहाँ 3 ले लिया, तो ये 1 क्रॉस 1, तो यहाँ n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1, इसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स। n की वैल्यू जहाँ 1 हो वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है। कैसे? हम ये ले लें 2 क्रॉस 1 का, तो 7 9, तो ये कौन सी हो जाएगी? 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है हमारी। तो n की वैल्यू यहाँ 1 है, ये भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद अगर हम 3 क्रॉस 1 की लिखें 3 2 9, ठीक है, ये 3 क्रॉस 1 की है, यहाँ भी हमारे पास n की वैल्यू 1 है, और ये भी हमारी क्या हो जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स के बाद हमारा आती है रो मैट्रिक्स। कौन सी आती है? रो मैट्रिक्स। अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करें तो रो मैट्रिक्स की क्या खास बात होती है? तो कैसे कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता था, वैसे ही रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होती है, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है 1 क्रॉस n का, ठीक है। यहाँ m की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, m की वैल्यू यहाँ 1 होगी, वही उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी n क्रॉस 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसका हम एग्जाम्पल लें रो मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले तो 1 क्रॉस 1 का हो जाएगा। कैसे? हमने पहले ले रखा था 3, तो ये 1 क्रॉस 1 का है, ठीक है। यहाँ m की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब m की वैल्यू 1 है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। पर आप कहोगे सर आपने पहले इसे कॉलम मैट्रिक्स कहा था। कौन सा हमारा 1 क्रॉस 1 की होती है वो रो मैट्रिक्स भी होती है और कॉलम मैट्रिक्स दोनों होती है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में n की वैल्यू 1 होनी चाहिए और रो मैट्रिक्स में m की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसके बाद अगर हम लिखें एग्जाम्पल लें 1 क्रॉस 2 का रो मैट्रिक्स का, तो ये ले लें 7 2, तो ये भी हमारी एक रो मैट्रिक्स है, सिर्फ एक ही रो है। और इसके बाद हम अगर 1 क्रॉस 3 का ले लेते हैं तो 3 7 9, ठीक है। तो ये भी हमारी एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि m की वैल्यू इसमें भी 1 है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी रो मैट्रिक्स की। रो और कॉलम मैट्रिक्स हमने पढ़ ली है। इसके बाद हमारी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर 3 पे है हमारी। आप इसे पोस्ट करके नोट डाउन करते रहें, तो क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, ज़्यादा लिख के और मिटा के लिखेंगे इसे इरेज करके तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ, बाकी कहाँ कुछ लिखना होता है वहाँ चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 पे हमारी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कैसे आपको पता है स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में सब साइड बराबर होती हैं, स्क्वायर की सब साइड बराबर होती हैं। वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स में कॉलम और रो बराबर होते हैं,
कॉलम और रो बराबर होते हैं, कितने कॉलम होते हैं उतने ही रो होते हैं। ठीक है, कितने कॉलम उतने ही रो होते हैं, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो ये हमारा m क्रॉस m होता है। m क्रॉस m क्यों होता है? यानी कितने रो उतने ही कॉलम, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह देते हैं। मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है, ठीक है, जिसका एलिमेंट Aij है और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस m। ठीक, और इसके बाद इसके हम स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल लें तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं कि कहाँ हमें कितने रो हों उतने ही कॉलम दे रखे हों। कैसे? हम 3 क्रॉस 3 का ले लें, 3 क्रॉस 3 की ले ली हमने, जितने रो उतने ही कॉलम। तो ये हमारी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कैसे हम ले लें? 7 9 3 4 2 11 17 8 और 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर 3 की, जितनी रो है उतने ही कॉलम है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? कितने रो होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें कितने रो हैं उतने ही कॉलम है। कैसे? हम 2 क्रॉस 2 की ले लें, 2 क्रॉस 2 की लें, यानी कैसे? 7 3 5 1, ये 2 क्रॉस 2 की है, जितनी रो उतने ही कॉलम, तो उसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, कैसे? हम 1 क्रॉस 1 की ले लें 5, तो ये 1 क्रॉस 1 की हो गई। ठीक है, तो कितनी रो उतने ही कॉलम, तो हमारी ये क्या हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी एक हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमें वो मैट्रिक्स बताओ जो रो मैट्रिक्स भी हो, कॉलम मैट्रिक्स भी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। रो मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। तो इसका एग्जांपल हम लिखेंगे 1 क्रॉस 1 की हमारी रो मैट्रिक्स भी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है और कॉलम मैट्रिक्स भी होती है। तो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो ये हमारी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमारी आती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर 4 पे हमारी कौन सी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की क्या खास बात होती है? कौन सी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है? हम डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। यानी कि कौन सी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो ही हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी m क्रॉस m ही होता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर भी m क्रॉस m था और डायगोनल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m क्रॉस m है। ठीक है, इसलिए हमारी कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स होती है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, क्यों होती है डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, अच्छा, और दोनों का ऑर्डर सेम होता है तो इसमें क्या फ़र्क, किस चीज़ का फ़र्क होता है स्क्वायर और डायगोनल मैट्रिक्स में? हम इस चीज़ का देखें, यानी किस चीज़ का अंतर होता है कि कौन सी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स का हमें क्यों हमें इसका नाम चेंज करना पड़ा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से हमें डायगोनल मैट्रिक्स क्यों करना पड़ा? तो इसका अगर हम देखें तो हमारा ये होता है, कैसे? हम एक एग्जांपल लें 3 क्रॉस 3 का। हमने एक मैट्रिक्स ली तो 3 क्रॉस 3 वाली स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो हमने कहा कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स होती है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ का फ़र्क होता है? कैसे हमने लिया 3 0 0 5 0 0 5 0 0 0 9। तो अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ गया। पर हमने जब ऐसे हमें एक मैट्रिक्स मिली उसमें सिर्फ डायगोनल वाले ही नंबर दे रखे थे, सिर्फ डायगोनल पे ही नंबर दे रखे थे, बाकी सब जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम कह दिया स्क्वायर मैट्रिक्स है।
पर जब हमने देखा सिर्फ डायगोनल पे ही नंबर है तो उसका हमने नाम चेंज करके रख दिया डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, हमने क्या रख दिया, डायगोनल मैट्रिक्स। जब हमें सिर्फ डायगोनल पे ही नंबर मिले, जब हमें सिर्फ डायगोनल पे ही नंबर मिले तो हमने उसका नाम डायगोनल मैट्रिक्स रख दिया। बाकी सब जीरो हैं, सिर्फ डायगोनल पे ही नंबर लिख रखे हैं तो इसका हमने नाम क्या रख दिया, डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से चेंज करके क्या रख दिया, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि इसके डायगोनल पे ही नंबर दे रखे हैं, बाकी सब जीरो हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ये ज़रूरी नहीं है। कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स हो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है, पर जो सी डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो अपने आप ही स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। वो क्यों, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए वो डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह देते हैं। ठीक, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्यों होती है, सिर्फ डायगोनल पे ही हमें नंबर दे रखे होते हैं, बाकी सब जीरो है, तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसको हम मैथमेटिक्स में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे A इक्वल टू AIJ, ठीक है, M क्रॉस M। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि ये कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इस चीज़ से सिर्फ ये पता चला कि कौन सी ये मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि कितनी रो है उतने ही एलिमेंट है, M क्रॉस M की मिली है हमें, यानी कितनी रो है उतने ही एलिमेंट है। यहाँ से तो हमें ये पता चला कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमें आगे कुछ और लिखना पड़ेगा। आगे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AIJ इक्वल टू 0 व्हेन I डज नॉट इक्वल टू J, यानी I J के इक्वल नहीं तो बाकी सब एलिमेंट जीरो। ठीक है, यानी I और J की वैल्यू बराबर नहीं तो सब एलिमेंट जीरो होते हैं वहाँ। ठीक है, कैसे, हम यहाँ I की वैल्यू कितनी है 1 है, J की वैल्यू 2 है, 1 2 हुआ ना, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, यानी I J के बराबर नहीं तो इसका मतलब जीरो, तो जीरो आ गया ना। ठीक है, यहाँ क्या होगी 1 3, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3, यानी I की वैल्यू J के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए, तो ये जीरो है। ठीक है, ऐसे ये 2 1 हो गया, तो यहाँ I और J की वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ बराबर नहीं तो जीरो, यहाँ लिखे तो ये 2 2, I की वैल्यू J के बराबर तो हमें नंबर लिख रखा है, यानी जब जीरो नहीं होगा, जब ये एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे, यहाँ 1 1 ले, I की वैल्यू J के बराबर तो यहाँ 3 लिख रखा है, और यहाँ देखें तो 3 3 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, तो 3 3 हुआ तो I की वैल्यू J के बराबर तो जीरो नहीं हो सकता। डायगोनल मैट्रिक्स में जब I की वैल्यू J के बराबर होती है तो हमारा जीरो नहीं हो सकता, जब I की वैल्यू J के बराबर तो जब जीरो नहीं हो सकता, और जब I की वैल्यू G के बराबर नहीं है तब जीरो होगा। जब I की वैल्यू J के बराबर नहीं होगी तो सब एलिमेंट जीरो होते हैं, जहाँ I की वैल्यू J के बराबर तभी हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ये दोनों चीज़ें लिख रखी है, पहले ये और उसके बाद ये, तो हम इस चीज़ से कह देंगे कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का हमने 3 का एग्जांपल ये लिया, और हमें 1 क्रॉस 1 का लेना हो तो 1 क्रॉस का 1 का कैसे लिया हमने, 3 ले लिया 1 क्रॉस 1, तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट है, बाकी जीरो आ ही नहीं सकता, 1 क्रॉस 1 में सिर्फ एक एलिमेंट ही होता है, तो वो हमने 3 ले लिया। ठीक है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो हम जब हमने एग्जांपल लिया था 1 क्रॉस 1 का कॉलम मैट्रिक्स में, 1 क्रॉस 1 का एग्जांपल लिया था कॉलम मैट्रिक्स में, तब ये कॉलम मैट्रिक्स भी थी। उसके बाद रो मैट्रिक्स का लिया तो ये रो मैट्रिक्स भी था 1 क्रॉस 1 वाला। ठीक है, और जब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया तो जब भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी था। अब हमने डायगोनल मैट्रिक्स का लिया तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, 1 क्रॉस 1 वाला यानी कि हमारी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स भी था, रो मैट्रिक्स भी था, स्क्वायर मैट्रिक्स भी था और कॉलम मैट्रिक्स भी था। ठीक है, तो इसके बाद हम 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल लें, 5 0 0 3, तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 की है, तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल वाले नंबर है, बाकी सब जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो यानी डायगोनल वाले ही नंबर दे रखे हो, बाकी सब जीरो हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 5 पे आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें
तो हम स्केलर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यानी कौन सी हमारी स्केलर मैट्रिक्स होगी वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। स्केलर मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, हमारी क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। पर ये जरूरी नहीं जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो वो स्केलर मैट्रिक्स हो। यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हो वो जरूरी नहीं कि वो स्केलर हो, या फिर हम ये कहें कि हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है क्या वो स्केलर मैट्रिक्स है, ये जरूरी नहीं है। बट ये जरूरी है जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, तो किस चीज़ का फ़र्क पड़ा कि ये हमें इसका नाम चेंज करना पड़ा, किस चीज़ का अंतर आया मैट्रिक्स में कि हमें इसका नाम स्केलर मैट्रिक्स रखना पड़ा। क्या डिफरेंस होता है स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में? अगर हम ये देखें तो फ़र्क इस चीज़ का होता है, कौन सा हमारे डायगोनल पे नंबर होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा बराबर होगी। कैसे हमने 5 ले ली तो सबकी 5 होने वाली है। डायगोनल पे कितने नंबर मिलेंगे, सब 5 मिलेंगे, बाकी सब 0। बाकी सब 0 क्यों? कौन सी हमारी स्केलर मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, इसलिए बाकी सब 0 होते हैं। यानी कि डायगोनल वाले पे कौन से नंबर मिलेंगे, सेम वैल्यू के भी मिलेंगे जब हम उसे डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स पे हमें सेम वैल्यू के नंबर मिलें तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, बाकी सब 0 होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे हमने 3 क्रॉस 3 की लिए रखी है तो डायगोनल पे सब नंबर की वैल्यू सेम है, बाकी सब 0 हैं। ठीक है, तो कैसे हमने और मैथमेटिक्स लिखें तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस चीज़ से ये पता चलता है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमें क्या लिखना होगा, स्केलर मैट्रिक्स के लिए हम ये लिख सकते हैं कि AIJ इक्वल टू कोस्टेंट, यानी कि कोई वैल्यू लें तो सेम हो। के लिए ना हमने यहाँ AIJ इक्वल टू के, यानी के की वैल्यू यहाँ 5 ली है तो 5 की जगह हम 2 ले सकते थे, 2 2 2 हो जाता, 1 ले सकते थे 1 1 हो जाता, 3 ले सकते तो ये सब 3 3 हो जाता। यानी कि IJ इक्वल टू के की वैल्यू जो मर्जी ले लो, बट I इक्वल टू J होना चाहिए, व्हेन I इक्वल टू J। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए पहले बात तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद वो डायगोनल मैट्रिक्स हो। ठीक है, उसके बाद कौन से डायगोनल पे नंबर है वो सब सेम हो, यानी कि के की वैल्यू हम एक ही लेंगे। यानी के की वैल्यू अगर हमने 5 ले ली तो सब 5 ठीक है, कैसे ये था, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब ठीक है, ये हमारी क्या डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैं 3 है यहाँ तो ऊपर भी 3 कर दूँ तो अब ये क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल से क्या बन गई स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी 3 है तो ये भी 3 है। अब कैसे ये लिया हमने यहाँ, हम ले लें 7 ले लें, चलो पहले 3 लिख रखा था, अब 7 ले लिया तो क्या हम इसे स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 1 क्रॉस 1 में सिर्फ एक एलिमेंट आता है, हमने वो 7 लिख दिया, बाकी 0 0 कुछ नहीं आना है 1 क्रॉस 1 में। ठीक है, 1 क्रॉस 1 की ऑर्डर की मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट था, हमने लिख दिया, तो हम इसे क्या स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इसे हमने पहले क्या कहा, कॉलम मैट्रिक्स, फिर उसके बाद रो मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहा है इसे, इसके बाद हमने डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद हमने इसे अब स्केलर मैट्रिक्स भी कहा है। किसे? 1 क्रॉस 1 की, 1 क्रॉस की 1 की जो भी हो हम उसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 क्रॉस 1 वाली सब कुछ होता है। ठीक, तो इन तीनों चीज़ों, जब हम ये तीनों चीज़ें दे रखी होंगी तो हम क्या कह देंगे कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसे आप पोस्ट करके नोट डाउन करें। तो नंबर 6 पे आती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? अगर उसके हम ऑर्डर की बात करें
तो उसका ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस m ही होता है, यानी कुल मिला के स्क्वायर मैट्रिक्स वाला ही इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल लें तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल ये है कि कौन से इसके डायगोनल पे होंगे वो सब 1 1 ही होंगे। कैसे हमने मान लो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, फिर ये 0 1 0 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक कौन सी होती है हमारी, उसके डायगोनल पे सारे नंबर 1 1 होते हैं। क्या होते हैं? 1 1। तो उसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कई बच्चों के मन में ये सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा कि अगर सर इसके डायगोनल पे कौन सा है, ये 1 1 है, तो सभी ये 1 1 तो इक्वल हुए, और जब डायगोनल वाले सब नंबर इक्वल होते हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स होती है। तो हाँ, कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है? वो स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, और कोई अगर स्केलर हो गई तो वो अपने आप ही डायगोनल भी हो जाती है, तो और स्क्वायर भी। तो कुल मिला के बात ये है कि कौन सी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, उसके बाद डायगोनल भी होती है और स्केलर भी। ठीक है, तो ये तो बात होगी ये। तो अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखें मैथ में तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे Aij इक्वल टू 1, Aij इक्वल टू 1 व्हेन i इक्वल टू j। ठीक है, तो कुल मिला के इससे हमें ये पता चलता है कि ij इक्वल टू 1 व्हेन i इक्वल टू j। ठीक है, तो यानी कुल मिला के ये कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल वाले सारे नंबर 1 1 है। ठीक है, तो डायगोनल वाले सारे नंबर 1 1 हो गए तो वो हमारी क्या हो जाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद हमारा आता है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सी जीरो मैट्रिक्स होती है? उसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। कैसे मैं लिख दूं? 0 1 क्रॉस 1, तो ये हमारी क्या है? जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद हम अगर 2 क्रॉस 2 की ले लें, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारी क्या है? जीरो मैट्रिक्स। चाहे हम 2 क्रॉस 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1 की ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 0 और ये भी 0। 2 क्रॉस 1 की होगी ना ये, यानी कुल मिला के कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो 0 0 ले लिया तो ये क्या होगी? हमारी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, तो कैसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था, और इसका हम एग्जाम्पल लें 1 क्रॉस 1 का, तो 1 क्रॉस 1 का एग्जाम्पल होगा, यहाँ हम लेंगे 1, तो यहाँ 1 ले लिया तो ये क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी तो ये सब कुछ है ही, सब कुछ क्या, यानी कि स्केलर कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, सब कुछ है ये। ठीक है, तो ये हमारा 1 क्रॉस 1 की क्या हम होगी? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं, 2 क्रॉस 2 की अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं तो होती है 1 0 0 1, डायगोनल वाले दोनों 1, बाकी सब 0। तो ये हमारी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, तो इसके बाद हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो जब तक आप इसे पॉज करके नोट डाउन करो। अगर हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। ठीक है, बोथ आर, हम लिख रहे बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स, और ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होता है, और ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों का बोथ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर, पहली बात तो ये है, बोथ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने वाला है अगर वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं।
सेकंड बात इसी में देखिए हम, तो एवरी से हम लिखेंगे सेम लोकेशन एलिमेंट हैव सेम वैल्यू। ठीक है, सेम लोकेशन एलिमेंट हैव सेम वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे, मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, तो हमारे पास पहली मैट्रिक्स ये है, यहाँ ए ई जी क्यू। ठीक है, हमारे पास ये है, और दूसरी मैट्रिक्स इसके एक इक्वल है और उसमें हमें नंबर दे रखे हैं 5 6 3 2। ठीक है, अगर हमने ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं तो हम बराबर का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a = 5, यानी कि सेम लोकेशन वाली, a की लोकेशन भी सेम है और 5 की लोकेशन सेम है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और e की लोकेशन सेम और 6 की लोकेशन सेम है तो e = 6, g की लोकेशन सेम है और 3 की लोकेशन सेम है तो g = 3, और q की लोकेशन सेम और 2 की लोकेशन सेम है तो q = 2। ठीक है, तो यानी कौन सी हमारी इक्वल मैट्रिक्स होती है, उस सबसे पहले उसका ऑर्डर सेम होगा, ये भी 2 × 2 की थी और ये भी 2 × 2 की थी, उसके बाद सेम लोकेशन वाले एलिमेंट की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, वो भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स का सिर्फ इतना से ही होता है। ठीक, तो आप इसे भी पोस्ट करके नोट डाउन करो और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं।